नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ मनासा का वो छात्र है जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई वहाँ पर कर रहा है। वो यूक्रेन से यहाँ पर कैसे लौटा, कितने संकट के सामना उसके सामने रहा, उसका सफ़र कैसे रहा, उसको लेकर आज मैं आपसे बात करूँगा और उस छात्र से आपको मिलवाता भी हूँ मैं। तो वहाँ उसका सफ़र यूक्रेन से लेके मनासा तक का सफ़र, क्या क्या हालात वहाँ के रहे, किस परिस्थितियों से वो गुजरा है वहाँ पे। नवीन राठौर, मैं आपको परिचय कराता हूँ। नवीन राठौर, दिनेश राठौर, मनासा में एक ऑटो पार्ट्स की शॉप है, मजेजी पंप के ठीक सामने, श्याम सोनी के बाजू में ऑटो पार्ट्स की शॉप है। उनका बेटा, शुरू से उसको डॉक्टर बनना था, डॉक्टर की वो तैयारी कर रहा था। नेट के लिए वो 2 साल कोटा में रहा। उसके बाद यूएस कंट्री से उसने 3 साल तक वहाँ पे पढ़ाई की और उसके बाद यूक्रेन यूक्रेन में एमबीबीएस की शिक्षा वहाँ पर ग्रहण कर रहा था। वो छात्र लौट कर आया, मेरे साथ है आज। नवीन, आपका स्वागत, अभिनंदन। यूक्रेन से आप लौट कर आए, वहाँ की स्थिति कैसे थी और ये सब स्थितियाँ क्यों बनी? वन टू ऑल, वन बाय वन करके आप थोड़ा मुझे बताएंगे आप? जी, बिल्कुल। वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब क्या था? ऊपर से वहाँ पे रात 24 तारीख की रात को हम सब आराम से सोए हुए थे। तो सुबह 3 या 4 बजे के आसपास ऊपर से रशियन एयरक्राफ्ट आए, कम से कम 15-20 के आसपास, और शेलिंग होने लग गई बहुत भयंकर वाली। उसके बाद शेलिंग हुई, उसके बाद में फिर वॉर डिक्लेयर हो गया वहाँ पे। तो फिर धीरे 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 सब जगह एकदम शेलिंग होने लग गई। फिर रशियन आर्मी जो है वो सिटी में घुसी। सिटी में घुस के उनने सब चीज़ तबाह करी। जैसे हमारी सिटी का उनने रेलवे स्टेशन ख़त्म कर दिया। उसके अलावा हमारी सिटी का एयरपोर्ट उड़ा दिया उन लोगों ने। जी, बमबारी से, ऊपर से, एयर स्ट्राइक से। उसके बाद में जब वो नीचे टैंक से आ रहे थे तो टैंक से उनने आपस में लड़ाई भी हुई, रशियन आर्मी यूक्रेनियन आर्मी दोनों की। और हमारी हॉस्टल, जिस हॉस्टल में हम लोग थे, उस हॉस्टल के जस्ट पीछे एक शोरूम है बीएमडब्ल्यू का, उसके ऊपर भी शेलिंग हुई तो वो भी ख़त्म हो गया। पूरा खत्म हो गया वो? जी। हाँ हाँ हाँ, जी, फिर वो भी पूरा ख़त्म हो गया। ये सब 24 तारीख को हुआ? जी, ये 24 तारीख से स्टार्ट हुआ। 24 स्टार्ट हुआ। तारीख को थोड़ी 2-3 जगह हुई। उसके बाद में फिर 25 को हुआ, फिर 26 को हुआ, फिर धीरे 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 बढ़ता गया। तो फिर? ये फिर उसके बाद में हम लोग सब एक जगह इकट्ठा हो गए थे। हाँ, सारे फिर इंडियन? जी, सारे इंडियन हम लोग। कितने छात्र थे उस समय? हमारी यूनिवर्सिटी में हम 300 छात्र थे टोटल। इंडियन? जी। फिर क्या किया आप लोगों ने? तो 300 हम थे, तो हम लोग सब एक जगह इकट्ठा हो गए। तो दिन में वहाँ पे शेलिंग नहीं होती थी। रशियन आर्मी जो है वो दिन में कुछ नहीं करती थी। वो लोग दिन में ऐसे कुछ एक ग्रीन ग्रीन कलर सा है, वो लोग फेंक के जाते थे, रात में उसी जगह शेलिंग होती थी। ग्रीन कलर क्या कुछ ऐसा ग्रीन कलर का ऐसे कुछ डिवाइस वगैरह कुछ इनका था, रेडिएशन सिस्टम ऐसा कुछ था। वो अपने को दिखता था? जी, वो दिन में अपन कहीं कहीं जगह दिख जाता था कि यहाँ रात को शेलिंग होने वाली है। हाँ। तो उस जगह पुलिस वगैरह आ जाके वो जगह वगैरह खाली करवा देती थी सब। तो वो ऐसा, तो रात में वहाँ पे शेलिंग होती थी उस जगह। हाँ हाँ। जी, ऐसा होता था। उसके बाद? उसके बाद में फिर जैसे ही शेलिंग होती थी तो हम लोग सब एक साथ, सारे के सारे लोग सब बंकर में चले जाते थे एक साथ, अंदर नीचे। हाँ। तो बंकर में चले जाते थे तो बंकर में सेफ रहते थे। फिर बंकर में ही रहते थे जब तक शेलिंग बंद ना हो, सुबह ना हो तब तक। तो ऐसे करके हम 2-3 दिन ऐसे करके बंकर में रहे थे। बंकर मतलब जमीन के अंदर था वो? जी, ज़मीन के अंदर। सारे 300 छात्र नीचे, आप जमीन के अंदर रहे, जी, जी। है ना? सेफ रहे वहाँ पे? हाँ। फिर क्या प्लान किया? फिर वहाँ से निकलने का प्लान करना था, जैसे तैसे करके, कैसे भी करके वहाँ से निकलना था हमें। हाँ। तो फिर हमने इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी कि निकलो यूक्रेन से, जो भी है हम लोग फ़्लाइट वगैरह अरेंज करवा रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने और हमारे वहाँ के जो एजेंट्स थे उन लोगों ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें बसेस प्रोवाइड करी। हम लोग 300 स्टूडेंट थे, उसमें 4 बसें थी हमारे पास। तो 4 बस से हम लोग इंडियन फ्लैग लगा के आगे और वहाँ से निकले फिर हम दिन में। फिर उसके बाद हम वहाँ से मोल्दोवा बॉर्डर पहुँचे। मोल्दोवा बॉर्डर कितना जी, दूर है वहाँ से वो? मोल्दोवा बॉर्डर हमारे वहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। 350 किलोमीटर दूर है? जी। कितना समय लगा वहाँ जी, पहुँचने में? मोल्दोवा पहुँचने में हमें लगा करीब 14 या 15 घंटे लगे, 15 350। घंटे वहाँ जी। पे लगे। फिर वहाँ आप लोग पहुँचे? फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर वहाँ पे वो हम। पूरा सेफ जोन था मोल्दोवा? जी नहीं, मोल्दोवा में भी इमरजेंसी लगी हुई थी हाँ। क्योंकि वहाँ पे भी रशियन आर्मी घुस गई इंडियन थी। फ्लैग देख के आपने वो कहीं रोका नहीं गया? जी, इंडियन फ्लैग देख के कहीं रोका नहीं गया, लेकिन चेकिंग हर जगह हुई है, सिक्योरिटी चेकिंग हर जगह हुई है हमारी। यूक्रेन में 4 जगह हुई, उसके बाद बॉर्डर पे उतरने के बाद फिर हुई। तो बॉर्डर क्रॉस करते टाइम हमारी जो सामने वाली कंट्री की, जो मोल्दोवा की जो गवर्नमेंट थी, जो बॉर्डर पे जो लोग थे, वो हम
को मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए, वीज़ा नहीं दे रहे थे। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट करी उनसे, बहुत देर तक 6-7 घंटे तक हम लोग वहीं खड़े थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, तब जाके उनने फिर हमको अंदर लिया, वीज़ा दिया। फिर वहाँ से वीज़ा लिया, फिर उसके बाद वहाँ से फिर हमने बस अरेंज कर रखी थी, उस बस से हम लोग गए रोमेनिया बॉर्डर। रोमेनिया वो कितना दूर है वहाँ से? रोमेनिया बॉर्डर वहाँ से करीब 200 या 250 किलोमीटर दूर है। 250 किलोमीटर है। जी वो इंडियन फ्लैग उसमें भी लगाया आपने? जी हैं? इमेज है इंडिया का एक जी, इंडिया का एक इमेज बना हुआ है सब वहाँ जगह। पे बना हुआ है। जी, किस नज़र से देखते हैं इंडिया को वहाँ पे? इंडिया को वहाँ मतलब एक अच्छी पावरफुल कंट्री की तरह नज़र से देखते हैं कि बहुत अच्छी कंट्री है। बहुत अच्छी कंट्री। जी, चलिए फिर आप वहाँ से कहाँ गए बस से? वहाँ से फिर हम लोग गए रोमेनिया बॉर्डर। हाँ। तो हमने फिर मोल्दोवा एग्ज़िट करा और रोमेनिया एंटर करा। तो वहाँ पे भी हमको 13 या 14 घंटे के आसपास लगे हैं वहाँ वो पहुँचने में बॉर्डर क्रॉस करने में। वहाँ तो पहुँच गए हम, बॉर्डर क्रॉस करने में हमको 13 या 14 इतना घंटे, समय क्यों लगा? क्योंकि वहाँ एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा सारे लाइन जी सारे क्यू में थे, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, हाँ। उसके अलावा वहाँ ट्रैफिक भी बहुत था क्योंकि कितने बहुत घंटे खड़े रहे भीड़ में आप लोग? हम लोग भीड़ में खड़े रहे करीब 6 से 7 घंटे के आसपास। और लाइन में खड़े रहते थे? जी हाँ हाँ जी, फिर? ऐसा था। उसके बाद फिर एंट्री हुई, वहाँ पे वीज़ा लगा, हाँ वीज़ा दिया रोमेनिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद रोमेनिया गवर्नमेंट की उसमें आ गए थे हम जिम्मेदारी में। तो फिर रोमेनिया गवर्नमेंट ने हमको रोमेनिया बॉर्डर से रोमेनिया की कैपिटल बुचारेस्ट वहाँ तक हमें प्रोवाइड करवाई बसेस। उसके बाद में वहाँ पे हमें शेल्टर बनाया गया था रोमेनिया गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ तो वहाँ उस शेल्टर में हम लोग थे 3 दिन तक। हाँ। तो उसमें खाना पीना रहना सब कुछ उसी शेल्टर में था 3 दिन तक। उसके बाद में 3 दिन तक वहाँ रहे। उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी फिर मुंबई के लिए। तो फिर हम लोग मुंबई आए, मुंबई आके फिर मैंने उदयपुर की फ़्लाइट ली और फिर मैं मनासा आया। मनासा है। जी अच्छा ये जो सफ़र आपका रहा जी इसमें खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या रही आप लोगों जी, की? बीच में 2 दिन दिक्कत आई थी हाँ जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ लाइन में खड़े थे 13 मतलब हाँ 6-7 घंटे 8-10 घंटे, तब थोड़ी तकलीफ़ आई थी। उस टाइम बसों में भी तकलीफ़ आई थी क्योंकि जो खाना ले गए थे हम वो लिमिटेड था, वो ख़त्म हो गया था, पानी वानी सब खत्म हो गया। बस रास्ते में रुक के आप लोगों ने नाश्ता लंच नहीं किया? तो वो मतलब वहाँ अलाउ नहीं था क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था। हो मार्शल लॉ में ऐसा अपन नहीं घूम सकते बाहर। नहीं घूम सकते? जी हाँ हाँ हाँ। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की इस टाइप से? जी, सरकार ने सपोर्ट दिया था, सरकार ने ही बसेस अरेंज करवाई थी। सरकार का ये प्लान था जैसे करके सारे स्टूडेंट सेफली यहाँ से निकल जाए। सारे स्टूडेंट से अपने यहाँ से जी निकल जाए। किस तरीके का वहाँ का मंजर की बात करें, कैसा माहौल आपने देखा इन दिनों में जो बमबारी वहाँ पर हुई जो आप बता रहे हैं, कैसा था माहौल, किस तरीके से नुकसान वहाँ पर हुआ? जी, बमबारी देखी, रशियन ट्रूप्स जो है वो रोड पे ऐसे ही घूम रहे थे टैंक्स वगैरह लेके। हाँ हाँ उसके अलावा शेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हाँ हाँ जैसे पूरी सिटी मतलब बर्बाद कर चुके, एयरपोर्ट वो लोग बर्बाद कर चुके, रेलवे स्टेशन वो लोग बर्बाद कर चुके थे। उसके अलावा एक सेंट्रल मार्केट था जिसमें लोकल शॉप्स थी बहुत सारी, वो पूरा मार्केट उनने बर्बाद कर दिया था। सिर्फ यहाँ पर आप आ गए, जी, क्या कहेंगे भारत सरकार को आप? भारत सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मोदी जी है तो मुमकिन है और क्या। जी भारत सरकार जैसे आप लोग जी, यहाँ से भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, रोमेनिया गवर्नमेंट को धन्यवाद, यूक्रेनियन गवर्नमेंट को, सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और घर वालों का आशीर्वाद है तो आज सही से यहाँ बैठे हैं। चिंता तो बड़ी थी जी ना सबकी। जी चलिए नवीन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक और अंतिम सवाल पूछना भूलिए, आप यूक्रेन में क्या शिक्षा एमबीबीएस के वहाँ पढ़ रहे थे? जी, एमबीबीएस कर रहा था। वहीं क्यों जाते हैं यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए बच्चे? क्योंकि वहाँ इसलिए जाते क्योंकि वहाँ पढ़ाई वगैरह बहुत सही है, अच्छी है। और वहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, उसके अलावा फ़ीस वगैरह भी अच्छी है। फ़ीस भी कम ही है, इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं पे लगती शिक्षा थी। अच्छी दी जाती है जी एमबीबीएस में। जी अधिकांश बच्चे वहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, जी एमबीबीएस करने के लिए जी जाते हैं। ये कहीं कि इंडिया में कमी है, ये इंडिया में होना चाहिए, जी तो कम से कम जो डॉक्टर बनते हैं तो इंडिया में बन सकते हैं। इसके लिए आप वहाँ थे, कितना कितना समय हो गया था आपको वहाँ पे? जी, मैं अभी 5th ईयर में हूँ, मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल आपको हो जी, 3 साल मेरे को बारबाडोस में हो गए हाँ। और यूक्रेन में मेरे को 1 साल हो गया। अभी 5th ईयर मेरा चालू है, 5th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर अभी चल रहा था मेरा यूक्रेन में। अच्छा तो अभी मेरा 1 साल और बचा है बस। 1 साल और बचा, जी, जाना है वापस? अब वहाँ अगर स्थिति नॉर्मल हुई, वहाँ सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई तो फिर जाएंगे और 1 साल अपना कंप्लीट करके आ जाएंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर हेल्प करी, इंडियन गवर्नमेंट अगर बोली कि यहाँ कर सकते हो आप, अगर उनने कुछ एडवाइजरी करी तो फिर हम यहाँ करेंगे इंडिया में ही। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बिल्कुल समय धन्यवाद। के लिए। एक सेल्फी आपके साथ लेने के जी अगर आप जी सर, चाहें तो। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। ये नवीन
जिसके पिताजी दिनेश राठौर, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की मगर उनका मन भर आया। इसके पिताजी मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये बच्चा सकुशल लौट के आया। दिनेश जी, आपको मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बच्चा सकुशल अपने घर पे लौट कर आ गया। नवीन, तुम्हारी पढ़ाई जारी रखें और अपने क्षेत्र की आप जरूर सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।